विक्रम और प्रज्ञान अगर नहीं जगे तब भी चंद्रयान 3 रच चुका है इतिहास। अब तक क्या मिला और कितना महत्वपूर्ण। चंद्रयान 3 मिशन। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान स्लिप मोड से अभी बाहर नहीं आए हैं। 2 सितंबर को चांद पर रात होने की वजह से दोनों स्लिप मोड में गए थे, लेकिन अब वहां दिन को निकले हुए 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन दोनों अब तक नहीं जगे हैं। उनके अब जगने की उम्मीद कम है, लेकिन इससे चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर कोई आंच नहीं आने वाली। विक्रम और प्रज्ञान अगर नहीं जगे तब भी चंद्रयान 3 रच चुका है इतिहास। अब तक क्या मिला और कितना महत्वपूर्ण। 2 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर रात होने के साथ ही गहरी नींद में सो गए थे। चांद पर दिन और रात धरती के 14 दिनों के बराबर होते हैं। उम्मीद थी कि जब चांद पर फिर सूरज निकलेगा तो सोलर एनर्जी से चलने वाले विक्रम और प्रज्ञान फिर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अब तो वहां सूरज फिर ढलने को है, लेकिन दोनों अब तक नहीं जगे। इसरो को अब तक उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला जिससे लगे कि दोनों फिर एक्टिव हो रहे। अगर वह फिर से नहीं जगते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों पहले ही अपना काम कर चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर की लाइफ ही 14 दिनों का प्लान किया गया था। उनका जगना और फिर से एक्टिव होना तो बोनस की तरह था। दोनों ने अपनी उपलब्धियों से इसरो के मुकुट में नए नगीने जड़े हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार किसी देश का लैंडर और रोवर उतरा। रोवर ने चहलकदमी की, डेटा जुटाए, महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया। लैंडर ने हॉपिंग की, यानी उछलकर एक तरह से दोबारा सफल सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया। उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी कह चुके हैं कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से एक्टिव नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस मिशन का जो उद्देश्य था, इससे जो उम्मीदें थी, वो पहले ही पूरी हो चुकी है। इसरो चीफ ने एक दिन पहले शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर चांद पर रात के दौरान तापमान के बहुत ज्यादा गिरने की वजह से विक्रम और प्रज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नुकसान नहीं हुआ होगा तो वह आगे भी जग सकते हैं। चांद पर रात में तापमान 0 से करीब 200 डिग्री सेल्सियस नीचे तक लुढ़क जाता है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया था। इससे पहले किसी भी देश ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ दिन पहले ही साउथ पोल पर लैंडिंग वाला रूस का मून मिशन फेल हो गया था। 23 अगस्त से लैंडर और रोवर, उन पर लगे सभी पेलोड्स ने एक के बाद एक अपने प्रयोगों को कामयाबी से अंजाम दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक चांद के इक्वेटर के नजदीक दिन के समय तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और रात के समय का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद के उन क्रेटरों के पास तो तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जहां कभी भी धूप नहीं मिलती और जो हमेशा छाया में रहते हैं। लेकिन चांद के सतह पर तापमान में नाटकीय अंतर का जो खोज चंद्रयान 3 ने किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंडर विक्रम पर लगे उपकरण ने पता लगाया कि चांद की सतह पर तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सतह से करीब 3 इंच ही नीचे तापमान में बहुत ज्यादा अंतर दिखा। सतह पर गर्मी और नीचे ठंडा। सतह के महज 3 इंच नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इस व्यापक वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि चांद की सतह एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पर काम कर सकती है।
भविष्य में अगर वहां कभी रिहायश बनाने की स्थिति आई तो इसका इस्तेमाल प्रचंड गर्मी, ठंडी और रेडिएशन को बाहर रखने में इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, ये चांद की सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी संकेत है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सल्फर यानी गंधक की मौजूदगी का पता लगाया है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैसे तो चांद पर सल्फर की मौजूदगी के बारे में वैज्ञानिकों को 1970 के दशक से ही जानकारी है, लेकिन प्रज्ञान की खोज इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने चांद की सतह पर ही सल्फर को मापा है, न कि किसी खनिज के अंदर या क्रिस्टल के रूप में। सल्फर की खोज इसलिए अहम है कि इससे चांद के विकासक्रम को समझने में मदद मिल सकती है, क्योंकि सल्फर आम तौर पर ज्वालामुखियों से आता है। इस चांद के विकास को समझने में मदद मिलेगी। आखिर चंद्रमा कैसे बना, किस तरह विकसित हुआ, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी। सल्फर का इस्तेमाल खाद के तौर पर होता है। चांद पर अगर कभी बस्ती बसी तो ये पौधों को उगाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये चांद की सतह पर वाटर आइस की मौजूदगी का भी संकेत है। ऑक्सीजन, आयरन, टाइटेनियम समेत कई अहम तत्वों की खोज। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सिर्फ सल्फर नहीं बल्कि कई दूसरे रसायनों और खनिजों की भी खोज की है। प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन की मौजूदगी का भी पता लगाया है। इस खोज से वैज्ञानिकों को चांद के सतह की रासायनिक संरचना के बारे में समझ और बेहतर होगी। सितंबर की शुरुआत में स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर एक तरह से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग की। इसरो के कमांड सेंटर ने उसे अपने इंजन को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। विक्रम करीब 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच उछला और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उतरा। इसरो ने इसे हॉप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। आप सोचेंगे कि एक्सवा फीट की इस छलांग में आखिर ऐसा क्या है जिसे बड़ी उपलब्धि माना जाए। विक्रम की छलांग भले ही छोटी थी लेकिन ये भविष्य में भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग की बुनियाद बन सकती है। इसके जरिए इसरो ने विक्रम के चांद की सतह पर लिफ्ट ऑफ की क्षमता का टेस्ट किया जो सफल रहा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के इंजन को फिर चालू किया गया और शानदार बात ये रही कि इंजन पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा था। सफल हॉप एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल चांद से सैंपल को धरती पर लाने या मानव मिशन में किया जा सकता है। वहां अगर अंतरिक्ष यात्री गए तो उन्हें लिफ्ट ऑफ के जरिए धरती पर वापस लाया जा सकेगा। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान की चहलकदमी और वहां से महत्वपूर्ण डेटा भेजना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। चंदा मामा की गोद में सोने से पहले प्रज्ञान ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की। 6 पहियों वाले प्रज्ञान ने 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की धीमी रफ्तार से चांद की सतह पर चहलकदमी की और खुद पर लगे उपकरणों के जरिए कई तरह के अध्ययन किए। चांद की सतह पर प्रज्ञान का खतरों के खिलाड़ी वाला रूप भी दिखा। वह अपने रास्ते में आए 2 गड्ढों में गिरने से बच गया। अगर वह गड्ढे में गिर जाता तो बाहर नहीं निकल पाता। गड्ढों के नजदीक आने पर रोवर ने अपना रास्ता बदल लिया। चांद की सतह पर चहलकदमी के दौरान इसरो लगातार उसे जरूरी निर्देश दे रहा था। प्रज्ञान वहां से तस्वीरें भेजता था जिन्हें इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता था। वजह ये कि प्रज्ञान सबसे पहले तस्वीरों को लैंडर विक्रम को भेजता था। विक्रम उसे चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को भेजता था।
आखिर में ऑर्बिटर उन तस्वीरों और डेटा को धरती पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजता था। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता था। उन तस्वीरों के आधार पर इसरो से प्रज्ञान को जरूरी निर्देश भेजा जाता था। इन निर्देश को वहां पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लगता था। इसलिए प्रज्ञान को गड्ढों या रास्ते की अन्य बाधाओं से बचाना चुनौतीपूर्ण था। 2 बार गड्ढों से बचकर प्रज्ञान ने अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने और सुरक्षित रहने की क्षमता का इजहार किया। विक्रम पर लगे भूकंपमापी उपकरण इल्सा ने चांद पर एक अहम भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड किया जो तकरीब 4 सेकंड तक रहा। क्या वो वाकई एक मूनक्वेक था? इल्सा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की गतिविधियों से होने वाले कंपन को भी माप रहा था। उसी दौरान उसने एक ऐसी भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड किया जो प्राकृतिक लग रही थी। चांद पर उस कंपन की कई वजह हो सकती हैं, जैसे अंतरिक्ष के किसी मलबे, उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह का चांद की सतह से टकराना। चांद पर भूकंप की आखिरी रिकॉर्डेड घटना 1970 के दशक की है। अगर विक्रम ने जिस कंपन को रिकॉर्ड किया वो मूनक्वेक ही था, तो ये काफी महत्वपूर्ण खोज होगी क्योंकि इससे चांद की सतह के नीचे क्या है और उसके भूगोल के बारे में जानकारी देने में मददगार साबित हो सकता है। लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड ने चांद के साउथ पोल पर सतह के नजदीक लूनार प्लाज्मा एनवायरनमेंट यानी चंद्र प्लाज्मा वातावरण को मापा। इसरो ने 31 अगस्त को ट्वीट कर जानकारी दी कि रंभा की जांच में मिला कि चांद का प्लाज्मा विरल यानी पतला है, सघन नहीं। दरअसल प्लाज्मा का मतलब है वातावरण में आवेशित कणों की मौजूदगी। इनकी मौजूदगी जितना ज्यादा होगी, रेडियोवेव कम्युनिकेशन में उतनी ही बाधा पहुंचेगी। अंतरिक्ष में रेडियो कम्युनिकेशन ही होता है। प्लाज्मा के विरल होने का मतलब है कि रेडियो कम्युनिकेशन में कम बाधा पड़ेगी, जो वास्तव में एक गुड न्यूज़ है। चंद्रयान 3 भी तो रेडियोवेव कम्युनिकेशन ही कर रहा था।